विशाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ ऑल इंडिया वन रैंक होल्डर मिस्टर इंजीनियर शुभम सर आए हुए हैं। साथ ही साथ उनके मित्र जो इसके पहले हमारे साथ इंटरव्यू दे चुके हैं, इंजीनियर ओम शर्मा सर, वो भी मौजूद हैं। दोनों लोग एक साथ आपके लिए चीजें बताएंगे। कुछ चीजें हम शुभम सर से पूछेंगे, कुछ चीजें हम ओम शर्मा सर से पूछेंगे। और साथ साथ शुभम सर के बारे में कुछ और चीजें मैं बता दूं आपको। डीआरडीओ में फर्स्ट रैंक के अलावा इनके 2016 में भी काफी अच्छे मार्क्स हैं, लगभग पीडब्ल्यूडी तय है। इसके अलावा 2018 में भी बहुत अच्छे इनके मार्क्स रहने वाले हैं। और जो भी स्टूडेंट एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं, अगर उस पर्पज से ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखिए ये 6 बार मेंस भी दे चुके हैं। लास्ट वाला तो उन्होंने इसलिए स्किप कर दिया था कि मेरा 2-3 डिपार्टमेंट में हो जा रहा है, मैं एसएससी क्यों दूं बच्चों के लिए। तो बच्चों के लिए उदारता भी इनके अंदर बहुत है। तो बहुत बहुत स्वागत है शुभम सर और ओम शर्मा सर आपका हमारे चैनल पे। बहुत हाँ, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत सारी चीजें पूछेंगे, जो भी बच्चे हैं। बहुत सारी क्वेरी थी, कल मैंने स्टेटस लगाया था, तो उसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी आए हुए हैं, वो भी हम क्वेश्चन पूछेंगे। सबसे पहले हम आपके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और डिप्लोमा वगैरह आपने कहाँ से किया? हाँ सर, मेरा नाम शुभम कुमार है सर। मैं 2016 का पास आउट हूँ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक झांसी से, और मैं बांदा से बिलोंग करता हूँ। बांदा में कहाँ से? सर हाँ, बांदा में जसपुरा से बिलोंग करता हूँ मैं जी। तो आपको कभी ये एहसास हुआ था कि मैं फर्स्ट रैंक भी ले आ सकता हूँ, जैसा कि आपका डीआरडीओ में हुआ है, इतना अच्छा डिपार्टमेंट मिला है? सर एहसास तो मतलब हाँ, एक 5-6 साल हो गए मुझे, मतलब पढ़ते पढ़ते या मुझे पढ़ाते हुए। तो मतलब एक कभी कॉन्फिडेंस मतलब लूज नहीं हुआ कभी, कि मतलब मैं जेई की नौकरी या जेई का एग्जाम नहीं निकाल पाऊंगा। मतलब जितने भी बच्चे हैं, मैं उन सबसे यही बोलना चाहता हूँ, आप मतलब कभी भी दिमाग में मत ये मत रखो कि मतलब मैं जेई नहीं बन पाऊंगा। भाई अगर आप उस लेवल का आपके पास वो जो क्वालिफिकेशन है उस लेवल की, मतलब आपके पास जॉब तो होनी ही चाहिए ना। अगर आप जेई अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये है। तो उसमें सर मतलब मुझे 5-6 साल से पढ़ाते हुए मतलब इतना हो गया था कि ऑब्जेक्टिव पूरा, मतलब किसी भी बुक का हो, वो पूरा ओरल ही है पूरा। यानी इतनी ज्यादा मेहनत की है, तो बच्चे भी ध्यान रखिएगा, मेहनत आप इतनी ज्यादा करिए जैसा सर बता रहे हैं कि ओवरऑल हो जाए, वो ज्यादा रहेगा। थोड़ा सा और हम सर मैं क्वेश्चन हट के पूछना चाहेंगे कि आप दोनों की दोस्ती कब से है और डिपार्टमेंट पहले किसको इशू हुआ है? डिपार्टमेंट तो पहले ये हमारे जूनियर ओम शर्मा जी को उनको इशू है, रेलवे में इनका पहले क्लियर हो गया था ये। अब और अभी हमारा रिजल्ट आया था, ये लास्ट जनवरी में आया है मेरा डीआरडीओ का रिजल्ट। और मेरा 5 फरवरी को डीबी हुआ है, और 5 को कंफर्म हो गया था मेरा, 5 फरवरी को। 5 फरवरी को आपको कंफर्म हो गया, उसके पहले ओम शर्मा जी का भी रिजल्ट आ चुका था। दोनों लोग एक साथ वन फ्रेम में, वन कैमरे में बैठे, कैसा लग रहा है दोनों लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है, और गुप्ता जी भी साथ में है तो और भी अच्छा लग रहा है। हम लोग तो दोबारा एक फ्रेम में आ चुके हैं। जी सर, आप भी मतलब बहुत अच्छा काम करते हैं। जो इलाहाबाद में जो बच्चे पढ़े रहते मतलब 4-4 5-5 साल से, उनको लिए एक मतलब बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है इससे। नहीं मतलब कि अभी भी मतलब जॉब लग सकती है अगर हम अच्छी मेहनत करें। अगर हम डीआरडीओ में सिलेक्शन से लेकर यूपी आर्मल में टीबी आपका फाइनल है, लगभग उसमें भी तय ही है, इसके अलावा यूपी ट्रिपल सी, इन 3 एग्जाम को हटा के बात करें, और कौन कौन से आपने एग्जाम दिए हैं और उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है आपका? सर मैं जल निगम जेई दे चुका हूँ 2016 में, और इसके बाद एसएससी मैंने दिया था जस्ट, उसमें भी 2016 वो भी प्री क्वालिफाई हो गया था। इसके बाद सर मैंने डीएफसीसीएल दिया था, उसमें सर मेरा मतलब 1 मार्क्स से ही रह गया था फिर वो उसमें। फिर इसके बाद मैंने डीएसएसबी प्री और मेंस दोनों क्वालिफाई किए, लास्ट में बाहर हुआ था। फिर इसके बाद मैंने यूपी पीसीएल जेई 2022 जुलाई में उसका डीबी करवाया, उसमें भी फाइनल बाहर हो गया था मैं जी। और इसके बाद मैंने फिर नवंबर में डीआरडीओ प्री मेंस दिया, उसमें हो गया। फिर दिसंबर में यूपीआर में हुआ था, वो भी हो गया। इतने सारे एग्जाम्स निकल रहे हैं, इसका कुछ एक राज बताइए कि सभी बच्चों का ऐसा एग्जाम निकलता चला जाए।
सर मैं हाँ बच्चों से एक बात बोलना चाहता हूँ, आप टेक्निकल को आप केवल सिर्फ इंग्लिश में ही पढ़े, आप हिंदी में मत पढ़े। मतलब बहुत जल्दी आपको सक्सेस मिल जाएगी। आप मतलब टेक्निकल को मतलब ये हिंदी में, क्योंकि उसमें लैंग्वेज चेंज कर देते हैं ना, पता नहीं। इंग्लिश तो उसकी सबकी सेम रहती है, और हिंदी में पता नहीं उसका मतलब क्या लिख लिख देता है, वो चीजें नहीं समझ में आती हैं। तो लेकिन मतलब डिप्लोमा वाले बच्चे भागते बहुत है इंग्लिश से, उस डर को कैसे डराया जाए? यही तो मेंटलिटी हमें चेंज करनी है। इंग्लिश कुछ नहीं है। आप आप जैसे आप इलाहाबाद या दिल्ली में आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ज्यादा नहीं, आप 3-4 महीने इंग्लिश की आप अच्छी कोचिंग कर लो, फिर आप इसके बाद लग जाओ। क्योंकि आज बिना इंग्लिश के सिलेक्शन नहीं होने वाला है। अगर आप टेक्निकल इंग्लिश में नहीं पढ़ते तो आपको टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, जैसे हम लोगों को लग चुका है। क्योंकि हम लोगों ने सीखा उस चीज को, फिर धीरे धीरे अब इंग्लिश में कन्वर्ट हुए हैं। चलिए हम थोड़ा नॉन टेक पोर्शन में आएंगे, और नॉन टेक एक्सपर्ट हमारे साथ बैठे हुए हैं ओम शर्मा जी। आप बताइए नॉन टेक की तैयारी कैसे करनी चाहिए, और कितना इंपॉर्टेंट होता है नॉन टेक पार्ट जे एग्जाम्स में? नॉन टेक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जेई एग्जाम में, उस बारे में आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है सर। तो ये सर हमें मिले हैं, मैंने 2017 में डिप्लोमा किया, सर ने 2016 में किया। फिर हम लोगों ने साथ में ही एक मुराद सर के यहाँ तैयारी की। तो उस दौरान सब लोग केवल टेक्निकल पे ध्यान दे रहे थे, तो लोगों के एग्जाम निकल नहीं रहे थे। मेरा कोर नॉन टेक का था, मुझे टेक्निकल बहुत कम आती थी, तो मेरा भी नहीं निकल पा रहा था। फिर हम लोगों ने साथ में ग्रुप स्टडी की। भैया ने मुझे टेक्निकल की बहुत अच्छी नॉलेज दी, और मैंने भैया को नॉन टेक पढ़ाया। और भी भैया जब कोचिंग चलाते थे तो 15-20 लड़के आते थे, सबके साथ यही समस्या थी। सबके एग्जाम में एक ही दिक्कत आ रही थी, उनका नॉन टेक नहीं निकल रहा था। फिर नॉन टेक की कमान मैंने संभाली। भैया टेक्निकल बहुत अच्छा पढ़ाते थे, शानदार। फिर यूपी ट्रिपल एससी में ये चमत्कार हुआ कि 20 से 25 लोग हम लोग हैं, सबके बेहतरीन नंबर हैं। 650-700 सबके प्लस हैं, भैया के भी 720 हैं, मेरे 735 हैं। तो यूपी ट्रिपल एससी में तो 50-50 रोल नॉन टेक का है पूरा। तो नॉन टेक को डेली 2-3 घंटे नॉन टेक के लिए भी देना चाहिए। उसके लिए अच्छी बुक हैं, लूसेंट और स्पीडी वगैरह कुछ बुक्स हैं, वो भी बताऊंगा मैं। हाँ सर, मैं इलाहाबाद वाल में जो बच्चे हैं, उनके लिए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप मतलब एक ग्रुप बना लो, 10-10 लोगों का ग्रुप बना लो। तो आप जैसे 2 घंटे रोज मतलब डिस्कस करो। कोई एक बुक जैसे सॉइल की ले ली, तो एक मतलब एक कोई एक स्टूडेंट सभी बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहा है, 2 घंटे कंटिन्यू पूछ रहा है। ऐसे में जो होता है ना, क्लियरिटी बहुत ज्यादा होती है। जैसे आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो वो उसका आंसर याद हो जाता है वहीं पर। कॉन्सेप्ट बेस्ड ग्रुप हो 10 लोग, तब तैयारी बिल्कुल आसान हो जाती है। जी जी। हम थोड़ा पूछना चाहेंगे, तैयारी जो नए लड़के आते हैं, मान के चलिए आपको इतना सारा एक्सपीरियंस है, इतने सारे बच्चों को आपने पढ़ाया गाइड किया है, तो तैयारी कहाँ से शुरू करनी चाहिए? शुरू कहाँ से करनी है? यही बच्चे गलती कर देते हैं, वो चीजें हम जानना चाहेंगे। शुरू कहाँ से करें, अब किस प्रकार से किस क्रम में चलें? उनके लिए सर मैं बोलना चाहता हूँ, जो डिप्लोमा की उनकी बुक्स हैं, जैसे उनका डिप्लोमा होता है तो मतलब वो ये टारगेट रखे कि मुझे 6 महीने के अंदर जितनी डिप्लोमा की बुक्स हैं मुझे उसके नोट्स कंप्लीट करने हैं। वो भी 1 लाइनर बेस पे सारे नोट्स मुझे कंप्लीट करने हैं। अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा मटेरियल हो गया उनकी कोचिंग का, वो अपना कंप्लीट कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं, तो सबसे अच्छी जो बुक चल रही है इस टाइम पे एसएससी जेई आईएएस मास्टर की, वो उसके मतलब उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये मतलब जो आपकी जो डिप्लोमा की जो बुक्स है, वो आपकी बेसिक है, वो पूरी मतलब ओरल होनी चाहिए। फुल रट्टा लगा होना चाहिए उनका। कोई मतलब कहीं से क्वेश्चन पुट अप करता है, आप तुरंत मतलब बेसिक क्लियर होना चाहिए। और उसके बाद तैयारी के दौरान क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए? तो उसमें सर हाँ, प्रैक्टिस सर बहुत डिपेंड करती है। मतलब प्रैक्टिस अगर आप पर डे जैसे 150-200 क्वेश्चन कर रहे हैं, टेक्निकल के सॉल्व कर रहे हैं, तो उससे बहुत हेल्प मिलती है। ये हाँ, एक चीज और मैं बोलना चाहता हूँ, 2000 जैसे अभी डीडीए का एग्जाम है 28 मार्च को, तो अब 2021 और 2022 में जितने भी एग्जाम हुए हैं, अब सब जो भी स्टूडेंट हैं वो पूरे पेपर सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपका यूपीपीसीएल हो गया, एनएचपीसी हो गया, और आपका ये क्या बोलते हैं यूपीआरएनएल हो गया, एसएससी जेई हो गया,
ऐसे जो स्टैंड और DSSB हो गया, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने यूपीआरएल के पहले मैंने 15-20 पेपर ये सॉल्व किए थे, मतलब पूरा पेपर उसी से था, मुझे कुछ एक्स्ट्रा पीवाईक्यू करने क्वेश्चन करते रहे, पीवाईक्यू रिसेंट पीवाईक्यू में के क्वेश्चन ज्यादा फंसने के चांसेस होते हैं। ज्यादा मतलब नहीं, 21 और 22 के ही हमें करने हैं पूरे, 15 से 20 पेपर कब करिए, फिर आप मतलब एक अलग चेंजिंग पाएंगे। एक पॉइंट मैं इधर ऐड करना चाहता हूँ। सर ने मुझे एक गुरु मंत्र दिया था। जब पीवाईक्यू लगाते हैं तो क्या होता है, 4 ऑप्शन रहते हैं उनमें। तो बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन दे दिया, खत्म वो वाला क्वेश्चन। लेकिन सर बताते थे कि वो चारों ऑप्शन जो हैं, तो वो चारों काम के हैं। आज इस वाले क्वेश्चन का ये वाला आंसर बन गया, लेकिन कल ये वाले ऑप्शन को लेके कोई दूसरा क्वेश्चन बनेगा। तो जो चारों वैल्यू हैं वो काम की हैं। तो ये फाइंड आउट करना चाहिए कि ये चारों वैल्यू क्या हैं, ये चारों टर्म्स क्या हैं। तो इनके लिए भी बहुत ज्यादा सर ने बताया, तो उनको हम लोग लिखते थे, तो वो फिर दूसरा क्वेश्चन कभी बनता था तो उन ऑप्शन से बन जाता था, तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता था उससे हम लोगों को। ये क्वेश्चन लगाने की टेक्निक होती है जिसे हम बोलते हैं एलिमिनेशन एंड गो। यानी जब आपके ऑप्शंस नहीं आ रहे हो, आपको पता नहीं हो, तो सबसे पहले आप इलिमिनेट करना चालू कीजिए, 4 ऑप्शन में कौन नहीं हो सकता है। 2 ऑप्शन ऐसे मिल ही जाते हैं कि ये दोनों तो नहीं होंगे, फिर 50-50 चांसेस हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए आपको चारों ऑप्शन की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि ये दोनों क्यों नहीं हो सकता है। तो सर का ये गुरु मंत्र है, आप लोगों के लिए दिया जा रहा है, आप लोग इसे करिएगा। अब हम ओम शर्मा सर से पूछेंगे। टेक्निकल वालों को नॉन टेक की जीरो नॉलेज होती है, जितना उन्हें टीवी अखबार से पता चलता है वही उनको नॉन टेक समझ में आता है। लेकिन जब तैयारी स्टार्ट करते हैं तो फिर पहाड़ दिखता है शुरू शुरू में कि यार ये पहाड़ कैसे टूटेगा। तो एक एक चीज बताइए कि कैसे नॉन टेक की सब्जेक्ट से स्टार्ट करनी चाहिए और डेली बेसिस पे क्या करनी चाहिए और लास्ट तक में क्या चीज मेंटेन रखनी चाहिए हम लोगों को। सबसे बड़ी चीज होती है कि नॉन टेक में टेक्निकल वालों का इंटरेस्ट नहीं होता है और उसकी नॉलेज भी नहीं होती है। तो धीरे धीरे हमें इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए जो सरल बुक है, सिंपल भाषा में, उनको उठाना चाहिए। जैसे रेलवे की स्पीडी बुक आती है, जीएस की। उसमें सारे आए हुए क्वेश्चन रहते हैं जो रेलवे में पूछे गए होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। तो शुरुआत से हमें थोड़ा थोड़ा उससे पढ़ना चाहिए। और फिर जैसे संविधान से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जो करंट में टॉपिक चल रहे हैं उनसे रिलेटेड, तो धीरे धीरे हमें टॉपिक वाइज भी स्टार्ट कर देना चाहिए। इधर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ने चाहिए। तो डेली एक रूटीन बना देना चाहिए कि 100-200 क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर के पढ़ेंगे। और इधर से कोई सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री चालू की है, तो हमें पता है टॉपिक है बौद्ध धर्म से क्वेश्चन उठना ही है, जैन धर्म से कुछ उठना है, मुगल से कुछ उठना है। तो इस तरह के जो आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन्हें टिक करना चाहिए प्रीवियस ईयर देखते देखते। और धीरे धीरे अपनी तैयारी को बनाते रहना चाहिए। और ग्रुप में थोड़ा डिस्कशन करना चाहिए, जिससे हमें पता चले कि हमारी तैयारी, थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। तो ऐसे धीरे धीरे करके एक दिन बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, तो धीरे धीरे तैयारी बढ़ने लगती है। एक क्वेश्चन और था, आपने भी अपने इंटरव्यू में बताया था मुराद सर के बारे में, सर भी अपने इंटरव्यू में मुराद सर के बारे में बोल चुके हैं, तो हम मुराद सर के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे, वो कौन है, क्या है और कैसे पढ़ाते हैं वो। सर उनका जो पढ़ाने का जो मतलब वो था, पैटर्न था, वो केवल डिप्लोमा को बहुत मतलब डिटेल में पढ़ाते थे वो। जैसे इन्वायरमेंट है, पीएचई, तो उन्होंने हम लोगों को 2 महीना वो सब्जेक्ट पढ़ाया था, पूरे 2 मंथ पढ़ाया था। तो मतलब ये थोड़ा सा डिटेल में, जैसे आपका वो हो गया सॉइल हो गया, तो उन्होंने पूरा 1 से 1.5 महीना पढ़ाया। और वो मतलब पूरा जो न्यूमेरिकल, हाँ, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आजकल जो मतलब आजकल के जो एग्जाम आ रहे हैं, बिना न्यूमेरिकल के सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो वो मतलब न्यूमेरिकल भी बहुत मतलब बहुत अच्छा करवाते थे। और आपको उनका जो और वो जो गुप्ता एंड गुप्ता जो बुक आती है इसकी, उन्होंने वो हमें पूरी सॉल्व करवाई थी और जी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत बताते थे, वो 100 क्वेश्चन डेली देते थे, डेली पूछते थे। तो उनसे एक रेगुलरिटी हम लोगों की बनी रहती थी, एक पैटर्न समझ में आता था। और कभी कभी वो रिपीट भी होते थे क्वेश्चन। तो उससे हम लोगों को बहुत फायदा होता था और एक कॉन्फिडेंस भी आता था कि ये एक क्वेश्चन हमने पढ़ा और देखो ये प्रीवियस ईयर में आ गया। तो हमें लगता था हम लोग सही जा रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं, तो और मन करता था कि और पढ़ो और पढ़ो। तो मुराद सर का ये बहुत अच्छा काम है और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो। इस समय मुराद सर कहाँ पे हैं और हमें अगर मुराद सर से कोचिंग पढ़नी हो तो कैसे पढ़ सकते हैं। अभी सर वो कोचिंग तो नहीं पढ़ा रहे, वो एरिगेशन डिपार्टमेंट में है, उन्होंने अब पढ़ाना बंद कर दिया है वो। उन्होंने ये बहुत जिम्मा हमारे सर को सौंप दिया है।
अच्छा। अभी हाँ, जो भी स्टूडेंट आते हैं वो हमारे पास ट्रांसफर कर देते हैं वो। चलिए, तो मुराद सर की कोचिंग को आप लोग उनके टेक्नोलॉजी और उनके गुरु मंत्र को आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो इस समय वो इरिगेशन डिपार्टमेंट है, इससे पहले वो यूपी आर्मिनल में थे 10 साल। जी जी। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ये बताइए, अगर हम टेस्ट सीरीज़ जॉइन करनी हो, कौन सी जॉइन करें और कब जॉइन करें और क्यों जॉइन करें? सर अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से पहले मुझे लगता है कि हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और सारे सब्जेक्ट हमारे मतलब पूरे लर्न होने चाहिए, नहीं तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। पता चले हमने आरसीसी नहीं पढ़ी है और टेस्ट सीरीज हमने ज्वाइन कर ली तो उसमें मार्क्स ही नहीं आ पा रहे, तो वो उसमें क्या है ना, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो जैसे टेस्ट जो सीरीज के लिए एक ही ऑप्शन है, टेक्स्ट बुक। मैं एसएससी में अभी प्रैक्टिस करता था, मेरे 140 मार्क्स आते थे टेक्स्ट बुक में, 140 से 150, वही मार्क्स मेरे एसएससी में 140 नंबर है मेरे। तो मतलब सबसे अच्छा जो है टेक्स्ट बुक है, उसका जो डिस्क्रिप्शन है, बच्चे उसको मत छोड़ें। जो टेक्स्ट बुक का जो डिस्क्रिप्शन रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका जो क्वेश्चन का जो लेवल रहता है वो भी बहुत अच्छा रहता है, लो लेवल नहीं रहता उसमें। पेपर पैटर्न पे होता है, जैसा पेपर आता है बिल्कुल उसी पैटर्न पे और लेवल वही रहता है उसका। क्योंकि हाँ, बहुत सभी सारे बच्चों एग्ज़ाम्स के मैंने पास देखे हैं, उसी लेवल पर आते हैं। जी, मतलब टेक्स्ट बुक अदर जगह पैसा बर्बाद करने से अच्छा है कि आप 399 या 499 का आप सब्सक्रिप्शन कर लो, आप 1 ईयर पूरा चलेगा आपका, सबसे अच्छा लेवल आपको मिलेगा उधर टेक्स्ट बुक में। पेपर के चलिए, टाइम पे सर एक 2020 सीरीज चलाते थे हम लोगों के टाइम पे। तो 20 क्वेश्चन देख के लाते थे वो, कहीं टेक्स्ट बुक से कहीं किसी एग्जाम से। तो वो 20 क्वेश्चन डेली लिखवाते थे 1 महीने तक। और हम लोग देखते थे कि जो क्वेश्चन किसी बच्चे से नहीं बनते थे, वो क्वेश्चन हम लोगों से बन जाते थे वहां पर जाकर टेक्निकल के। हाँ सर, जैसे मेरा तो ये अभी सर का बहुत अभी जो अच्छा रहा। मेरी कोचिंग में क्या चल रहा है, मैं डेली 2 पेपर सॉल्व करवाता हूँ। आज जैसे मैं एसएससी के 2 पेपर सॉल्व करवाऊंगा, मतलब मुझे 28 मार्च तक मुझे 20 से 25 पेपर सॉल्व करवाने हैं ये। और उसमें एक पेपर सॉल्व करने का मतलब होता है कि आप 500 से 600 क्वेश्चन आप उसमें पूरे मतलब सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि हम पूरे एक ऑप्शन नहीं सॉल्व करते, मुझे चारों करने हैं। ये यही ये गुरु ये मंत्र है। मतलब टेक्निक है। तो मुझे मतलब एडमिशन लेना हो, मतलब कि एज ए स्टूडेंट, तो आपकी कोचिंग में एडमिशन कैसे लिया जाए वो बताइए आप। अभी कोचिंग सर वो बड़े लेवल पे नहीं है सर, वो मतलब एक टेम्परेरी ही है वो। तो मतलब मैं केवल अभी झांसी वालों के लिए सुविधा है और बाकी बस बच्चों के लिए नहीं है? अभी नहीं है सर उतना, सर अपने पास वो नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, प्लस उतना फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो उस वो सब उस वजह से अभी अपन मतलब लो लेवल पे ही है अपन लोग। ऑल ओवर इंडिया रैंक 1 लेकर आ रहे हैं। अब क्या चाहिए, जीरो रैंक मिले आप लोगों को? अब क्या अब हाँ, फैसिलिटी चाहिए ये बताइए। ये तो नहीं और झांसी के अलावा और बच्चों के साथ तो आप गलत कर रहे हैं। हाँ सर, उसके लिए सर मैं यही तो सोच रहा हूँ कि मैं डीआरडीओ स्किप कर रहा हूँ। अगर मुझे मतलब समाज मतलब लोगों जो जेई के स्टूडेंट अगर उनका भला करना है तो मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट या यूपीएनएल ज्वाइन कर रहा हूँ, फिर मैं झांसी में कोचिंग डाल रहा हूँ। मतलब जो जो लो मतलब जितनी कम से कम फीस हो सकेगी, या जो कोई पुअर बच्चा है जो तैयारी नहीं कर पा रहा है तो उनके लिए मतलब विदाउट फीस के कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो सिर्फ सिलेक्शन चाहिए, ये ये अगर मोटिव वो है। एक तरीका है कि बच्चा तैयारी करना चाहता है और झांसी आ जाए आपसे पढ़े इस जी समय, तभी हो जी। सकता है। बाकी हाँ अभी तभी ऑनलाइन सुविधा नहीं है। और कुछ नहीं है सर वो। लेकिन आने वाले ऑफलाइन समय में हम सबसे लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सर करेंगे। तो जरूर, अभी तो लेकिन एक ही उपाय है कि आकर झांसी आए और सर का मार्गदर्शन लें, तो सफलता सुनिश्चित है। तो ऑफलाइन कोचिंग में कुटाई भी करते हैं या केवल पढ़ाई करते हैं? नहीं सर, सब हमसे सीनियर भी पढ़ते हैं ना, अब तो उसमें वो सब नहीं हो पाता। कुछ सीनियर है, कुछ जूनियर, कुछ बैचमेट हैं। तो यानी कि उसमें कुछ क्या होता पढ़ाई, था जो पूरा पढ़ाई का माहौल बना रहता है। हाँ सर, मैं ये करता हूँ, जैसे मैं मार्किंग करता हूँ क्वेश्चन, जैसे मैंने बोल दिया कि मुझे कल सॉइल पूछनी है, मैं बोर्ड में सबके नाम लिख देता हूँ 10 लोगों के। अब मैं सबको फिर नंबर देता हूँ, उसमें जो क्वेश्चन बताएगा उसको 1 मार्क्स मिलेगा, जो गलत बताएगा उसको नेगेटिव मार्किंग दी जाएगी। मैं ये करता हूँ, तो मतलब जो बच्चे हैं वो पूरा कंप्लीट करके आते हैं फिर।
चलिए, अच्छा तरीका है, पूरा माहौल बनाकर, तभी तो सभी के सभी डीवी करवाने चले गए, हाँ सर, क्योंकि जो डीवी में लोअर्स भी सबका है उसका भी सिलेक्शन हो ही जाएगा। जी सर। चलिए, और कुछ बताना चाहेंगे जो अभी बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, तो तब 1-2 अगर साल हाँ, उनके लिए मतलब थोड़ा-सा अगर मैं थोड़ा-सा हाई लेवल की बात करूँ, तो मैं 2-3 बुक सजेस्ट करना चाहता हूँ जिनकी मतलब इंग्लिश अच्छी है। जो इंजीनियरिंग सर्विस की बुकें आती हैं, वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम सेकंड, ऑब्जेक्टिव, उनको मैंने पूरा सॉल्व किया है, डिटेल में सॉल्व किया है, तो उससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला है। रुक 1 मिनट और में बुक भी दिखा दूँ बच्चों को। ये रही इंजीनियरिंग सर्विसेज की वाली बुक, वॉल्यूम 1 हाँ, एंड वॉल्यूम 2। जी, ये। हाँ, सर मतलब बहुत बेनिफिट, अगर आप जैसे यूपीआरएल दे रहे हो या डीडीए दे रहे हो, तो अगर आपने इनको सॉल्व किया है तो उसमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि क्या करते हैं जैसे डीडीए, ये लोग को क्वेश्चन नहीं पुट बनाते नहीं है, ये जो ईएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीधे कट कॉपी करके रख देते हैं, ये है। सर ने इतना हाई लेवल तक हम लोगों को कंप्लीट करा दिया था कि हम लोग कोई भी एग्जाम में बैठते थे जेई का, वो क्वालिफाई हो ही जाता था। और देखते थे तो जो पेपर देखते थे वो लगता था कि हमारा टेस्ट पेपर है ये। सर जो नॉर्मल क्वेश्चन बोर्ड पर लिखते थे वो डायरेक्ट पेपर में आते हैं उधर पर, तो हमें लगता ही नहीं है कि हम पेपर दे रहे हैं कि टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं कोचिंग में। तो ये सर का बहुत योगदान है हम लोग टेक्निकल की तैयारी में। अगर हम रिवीजन की बात करें तो उसके लिए क्या तरीके हैं? रिवीजन कैसे करना चाहिए? सर आप 2 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा वर्क नहीं करते। क्या सर, बोलिए सर। हाँ सर, रिवीजन पर्पज के लिए कुछ बताइए, रिवीजन कैसे करना चाहिए, क्यों यानी किस तरीके से करना चाहिए, वो जानना चाहेंगे। हाँ रिवीजन के लिए हम हाँ कोई भी एग्जाम हो, हाँ तो रिवीजन तो बहुत मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो वही है जो आपकी, अगर जैसे आपको कोचिंग कर रहे हो इलाहाबाद में, कोई अगर कोई बच्चा कोचिंग कर रहा है या फिर दिल्ली में कोचिंग कर रहा है, उसके जो नोट्स हैं अपने, वो पूरा अपना मतलब एक बार मतलब पूरा रिवाइज करके जाए। मैं तो अपनी कोचिंग में अब तो एई के पेपर होते हैं असिस्टेंट इंजीनियर के, वो भी अब सॉल्व करवाता हूँ, क्योंकि कोई डिफरेंस नहीं है। एई जेई में अब कोई डिफरेंस नहीं रह गया। अगर आप जैसे ईएससी की जो बुकें हैं, अगर आप वो दोनों अगर आप सॉल्व कर ली है, तो मुझे लगता है बहुत बेनिफिट मिलेगा। और एक जो एसएससी जेई आईएएस मास्टर की बुक, डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा है उसका, जो क्वेश्चन तो ठीक है, उसका जो नीचे डिस्क्रिप्शन दिया वो बहुत अच्छा है ये। तो रिवीजन ये तो पीवाईक्यू आपने बताया तरीके लगाने के क्वेश्चन, रिवीजन जो सब्जेक्ट रिवीजन करना हो उसके लिए क्या करना चाहिए? वही नोट्स हैं जो कोचिंग में उसकी नोट्स बनवाई गई हैं, उसके जो सेल्फ स्टडी जो नोट्स बनाए हैं, वही उसका बेस्ट है वो तो। और रिवीजन के लिए जैसे अगर आपको अगर उसकी ऑब्जेक्टिव बुक की बात करें उस तरह से, तो उसमें आरएस खुरमी भी अच्छी बुक है रिवीजन के लिए, डेली प्रैक्टिस के लिए। वो बहुत अच्छी बुक है, आरएस खुरमी हो गई। अब गुप्ता एंड गुप्ता का क्रेज चला गया है, वो उस बुक से अब कुछ नहीं आता है, क्योंकि अब क्वेश्चन थोड़ा सा नए पैटर्न पे बन रहे हैं। जब से टीसीएस ने बनाना शुरू किया, तो वो कट कॉपी वाला सिस्टम खत्म कर दिया उसने। सर हम लोगों को कैसे रिवीजन कराते थे, एक पॉइंट मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। जैसे एक एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराते थे सर। जैसे 1 महीने बाद एग्जाम है, तो सर क्या करते थे, डिप्लोमा की बुक में जैसे 15 चैप्टर हैं किसी सब्जेक्ट में या 12 चैप्टर हैं, तो 4-4 चैप्टर करके 3 दिन में उस बुक को दे देंगे। 4 चैप्टर लर्न करके आओ घर से, और सर उससे पुछाई करेंगे डिप्लोमा की बुक से। पॉइंट्स बारीक से बारीक चीज पूछते थे सर। कोई भी टर्म्स आ गया, कोई भी चीज है तो पूछते थे, और जो नहीं आता था उसको एक्सप्लेन कर देते थे। और साथ में यूथ की बुक से 200 क्वेश्चन हाँ पीवाईक्यू देते जो थे। जो हाँ एक सर वो यूथ हैंडबुक की जो न्यू बुक है, पिछले साल से जो मार्केट में चल रही है, वो डिप्लोमा वालों के लिए समझ लीजिए वरदान है वो। वरदान ही है वो, समझ लीजिए आप। एनएचपीसी देख लीजिए, आप यूपीपीसीएल देख लीजिए, उसमें मतलब पूरा पेपर उसी से रखा हुआ था। मतलब वो सबसे अच्छी बुक है। और मैं बताना चाहता हूँ, मतलब आप टेक्निकल जैसे सवाल है, आप ऐसी तैयार कर लो, कोई बोल दे कि आपसे पूरा 3 घंटे आपको सवाल बोलनी है, तो आप ऐसे बोल सको।
तब मतलब समझ लो आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। हम लोगों की ऐसी तैयारी करा दी थी सर ने, सर सब्जेक्ट का नाम बोलते थे, हम लोग बोर्ड भर देते थे, कोई सा भी न्यूमेरिकल, कोई सा भी सब्जेक्ट, कोई सा भी सूत्र, कोई सा भी कुछ भी ये फॉर्मूला कि मतलब वगैरह आपको हाँ सब कुछ। कि मतलब बुक की जरूरत न पड़े, आरसीसी मैंने बोल दी तो आप बस चैप्टर बोलते जाओ, उसके क्वेश्चन बोलते जाओ क्या क्या बन सकते हैं। चलिए सर, बहुत अच्छा बताया, बहुत हाई लेवल। ये सारी चीजें जो है ना, वो रैंक 1 होल्डर की ही वो लक्षण जिसे बोलते हैं वही है कि हाँ जी बस एक बार और सर मिले तो बस शुरू कर दो। यही से तो रैंक 1 आएगी, अगर रैंक 1 ले आना है तो। अगर मैं नॉन टेक की बात करूं तो मैं होम ट्यूशन पढ़ाता हूं, 8 9 10 सीबीएसई आईसीएसई पढ़ाता हूं। तो मेरा नॉन टेक वहां से मतलब काफी कंप्लीट हो गया है। या फिर जैसे जो बच्चे पढ़ाते हैं, जैसे होम ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं या पार्ट टाइम पढ़ाते हैं, तो अगर वो 8 9 10 पढ़ाते हैं तो वो ज्यादा अच्छा है उनके लिए, मतलब 4 5 ना एनसीईआरटी पढ़ा। पैटर्न। एनसीईआरटी पैटर्न पे अगर आप हाई लेवल पढ़ाते हो, आप 8 9 10 पढ़ाते हो, तो वो आपका बेनिफिशियल होगा। ओम शर्मा का कोई योगदान नहीं है आपकी तैयारी में। हमारा ना इनका योगदान क्यों नहीं, हाँ नॉन टेक पे बोल सकते हैं। हाँ कि जैसे इन्होंने जैसे रेलवे स्पीडी हमने इन्हीं से सीखी, हमें पता नहीं थी रेलवे स्पीडी क्या होती है। और जैसे करंट अफेयर के लिए इन्होंने बताया था एजुटोरिया, जो बुक है करंट अफेयर की सबसे अच्छी बुक आती है, तो सब इन्हीं ने बताया था ये। और रीजनिंग, हाँ रीजनिंग के सेट पेपर इन्होंने बहुत सारे लगवाए, जिससे हमारी जो रीजनिंग अच्छी हो गई। हम लोगों का दोनों का एक ही मोटो था कि कोचिंग में जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबका सिलेक्शन होना चाहिए। फीस से हमें कोई मतलब नहीं था, हम हम लोग 2.5 3 घंटे पढ़ाते थे केवल 500 रुपए में। बस केवल हमारा कोचिंग का खर्चा निकलता था और घर पे कुछ नहीं ले जाते थे। और उसका ही ये आज वो सफलता मिली है कि 2018 में सभी लोगों का हो जाएगा और हम लोगों को, सब लोगों को पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में भी मिल जाएगा। तो बहुत खुशी है इस बात की कि सर, जो मुराद सर ने हम लोगों को कोचिंग सौंपी थी, तो सर ने उसको बाखूबी सफलता पर पहुंचाया और सभी बच्चे निकल गए। अब झांसी में बचे नहीं है जेई की तैयारी करने वाले बच्चे, निकल गए हैं लगभग। अब नए बच्चे हैं वो आएंगे सर। हाँ, नए आएंगे, बस उनके लिए हम लोग तैयार हैं अभी। और सर मैं एसएससी की अगर बात करूं, मैं अगर एसएससी में प्री के लिए अगर मैं टिप्स देना चाहूं, तो उसमें नॉन टेक ही मेन है भाई। टेक्निकल तो आप 60 से 65 नंबर तो नॉर्मल ले ही आओगे ना, बिना नॉन टेक के सिलेक्शन कहीं नहीं होने वाला है। ये सभी बच्चे मतलब सुन लें, कम से कम आपका जैसे एसएससी में है 60 से 70 नंबर, आप उसमें नॉन टेक में ले आओ 60 से 70 नंबर टेक्निकल, 130 मार्क्स हो गए आपके। और मेंस बहुत इजी है, मैंने 6 साल मतलब 6 बार मेंस दिए, मैंने कभी प्रिपरेशन नहीं की। लेकिन अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो केवल ओनली पीवाईक्यू कर लो 10 साल के, आपका एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाएगा। क्योंकि जो हाँ, अक्टूबर में हो, जो प्री अक्टूबर में होने वाला है, उसको अभी से आप लग जाओ, 130 मार्क्स अपना टारगेट रखो। अब इसके बाद जनवरी में हो जाएगा मेंस, कंफर्म है ये, मतलब कि जनवरी में मेंस हो जाएगा 23 वाला। तो उसके लिए आप जो 10 ईयर के जो मेंस प्रीवियस ईयर है, उसको आप रट्टा लगा लो कैसे भी करके, तो आपके मार्क्स कम से कम 300 में 200 तो आ ही जाएंगे। क्योंकि एसएससी क्वेश्चन कट कॉपी करता है, यहाँ तक कि न्यूमेरिकल भी। मेरा 5 6 साल का जो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, वो नंबर तक चेंज नहीं करता है वो। डायरेक्ट ये ईएसएस कॉपी कर लेते हैं। हाँ पूरा डायरेक्ट कट कॉपी करता है वो, नंबर तक चेंज नहीं करता। तो एसएससी के जो अभी से लगे हैं स्टूडेंट, तो प्री देने के बाद वो जस्ट जिस दिन पेपर दे के आए अपना मेंस में लग जाए। मेंस में कुछ नहीं करना, सिर्फ पीवाईक्यू करना है और कुछ भी नहीं पढ़ना है। चलिए सर, शुभम ओम सर, आप कुछ कहना चाहेंगे बच्चों के लिए, लास्ट लाइन? हाँ, मैं कहना चाह रहा हूँ, वनडे का एग्जाम तो हम लोगों ने सब निकाल लिए, अब बस मेंस के लिए और करेंगे तैयारी, तो आगे वाले बच्चों को फिर बताएंगे। लेकिन एक अच्छी बात कहना चाहता हूँ, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। वाह। यही सर का मार्गदर्शन है और इसी से हम लोगों को सफलता मिल रही है और आगे भी हम लोग करते रहेंगे जेई के लोगों के लिए। और जिला उपाध्यक्ष बनाने के लिए एक बार सभी को बधाई देता हूं। और बाई सिटी का भी मैं ब्रांड एम्बेसडर हूं, तो वहां से भी मैं आपको बाई सिटी के बारे में बताता रहूंगा। और गुप्ता जी, आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं स्टूडेंट के लिए।
और ऐसे ही अपनी इंटरव्यू सीरीज बनाते रहिए, जिससे लोगों को मार्गदर्शन मिलता रहे। हाँ, ये सर बात तो सही बोली ओम ने कि जो आप जो ये मोटिवेशन है ना, जैसे आपने इंटरव्यू लिया, अदर बच्चों को मोटिवेशन बहुत मिलता है कि जैसे जो बच्चे 4-4 5-5 साल से इलाहाबाद में लगे हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है कि भाई नहीं मतलब बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, नहीं मतलब हमें भी करना चाहिए। नहीं तो इलाहाबाद ही नहीं, मेरा कवरअप तो ऑल ओवर इंडिया है। ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इंटरव्यू भी देते हैं, इंटरव्यू देखते भी हैं। जी लास्ट ईयर मैंने तमिलनाडु से स्टार्ट किया था। तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, इसके अलावा राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, सब जगह के इंटरव्यूज मैंने डाले हैं। हर जगह के एक स्टूडेंट देश आते हैं हमारे पास इंटरव्यू देने। आप का भी लोगों का एजेंडा सहयोग रहेगा है। तो हर जगह के इंटरव्यू पढ़ते रहेंगे। गुप्ता जी, जी सर सर। हम लोगों का एक ही एजेंडा है, एक कोचिंग, एक चैनल, एक देश। वाह, वाह, ये सही है। चलिए बहुत अच्छा लगा सर आप लोगों से इंटरव्यू करके। बहुत जल्द अगर बच्चों की डिमांड होगी तो हम फिर से आप लोगों के साथ कांटेक्ट करेंगे और फिर से इंटरव्यू कवर किया जाएगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी बच्चे ये इंटरव्यू देख रहे हैं, सर को अच्छी अच्छी विशेष दीजिए और आपके जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। सर भी जवाब देंगे, मैं जवाब दूंगा। और हो सकता है ज्यादा डिमांड रही तो हम नेक्स्ट इंटरव्यू लेकर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन। चैनल पर नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट तो करके बहुत बताइएगा ये इंटरव्यू सेशन आप लोगों को कैसा लगा। लाइक करिए सर को।